हेलो स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स की थ्योरी आप लोगों से डिस्कस की थी और आज इंसॉल्वेंसी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने आप लोगों के साथ इंसॉल्वेंसी का फॉर्मेट डिस्कस किया था, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डिस्कस किया गया था और उसके साथ साथ जो डिस्कस किया गया था वो डेफिशिएंसी अकाउंट। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट, आप सभी से एक बार फिर मेरा निवेदन है कि आप घर पर रहकर ही अपने सभी कार्य कीजिए, घर से कम निकलिए और ये जो कोविड-19 की दिक्कत जो बहुत अपर लेवल पर फैल रही है, इससे अपना परिवार का बचाव कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स से न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। हियर इज़ अ न्यूमेरिकल फ्रॉम द following figures, prepare a deficiency account and the statement of affairs as at 31st December 2010, assuming that the stock released 2/3 on its value, the fixtures 1/2 and the debitors 1/3. On 1st January 2008, the debitors commenced business with a capital of 3,175. His profit for the first 2 years amounted to 2,027 and his rank was 1,500 per year. There was no profit or loss in third year. And here is the information is cash 115, stock 510, debitor goods 3,490, debitors doubtful 900, debitors 750, fixture 282, share 250, unsecured creditors 6,000 and creditors secured 1,250. Value of security held by creditors 1,250. Unsecured creditor, secured creditor, or value of security held by creditor 1,750. Preferential claims for rents, also rates and tax 95. Share at book value and the creditors for 250 for claim for पेमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में हमने देखा सबसे पहले। अब हम तैयार जो करेंगे वो शुरू करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31st December 2010, और इसका फॉर्मेट आप देख रहे हैं। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड एक्सपेक्टेड टू रैंक, फर्स्ट एसेट्स और एस्टिमेटेड टू प्रोसीड। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट जो होती है, जैसे कि आप जानते हैं, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, सेकंड होता है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, थर्ड होता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन लिस्ट के आधार पर देखेंगे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से हैं। सबसे पहले आप देखिए कैश
हमारी एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स है, फिक्चर एसेट्स है, शेयर एसेट्स है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सबसे पहले असुरक्षित लेनदार 6,000 रुपये के, जो कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, लिस्ट ए में आएंगे। और इसमें से 250 रुपये के लेनदारों ने अपना अधिकार छोड़ दिया है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटी, सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 6,000 लिख लिए, और 6,000 में से जो 250 रुपये ने अपना अधिकार छोड़ दिया है वो कम करते हुए नेट एक्सपेक्टेड टू रैंक में 5,750 लिखे जाएंगे, क्योंकि वे 250 ने अपना अधिकार छोड़ दिया है। इसके बाद क्रेडिटर सिक्योर्ड 1250 और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय क्रेडिटर 1750। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा है और क्रेडिटर्स कम, तो ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए, ये आएंगे लिस्ट बी में। जैसे कि आपके सामने फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, क्रेडिटर्स 1250 और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1750। तो जो डिफरेंस बचा वो 500 रुपये सरप्लस टू कॉन्ट्रा। तो ये सरप्लस टू कॉन्ट्रा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की क्रेडिट साइड में जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आता है पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी, यानी कि एक ऐसे क्रेडिटर जिस पर सिक्योरिटी कम है और लेनदार ज़्यादा है, और ऐसा इस प्रकार के इस क्वेश्चन में नहीं है, तो लिस्ट सी में इस प्रकार से कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आता है प्रीफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में प्रीफरेंशियल क्लेम्स फॉर रेट्स एंड टैक्स 95। तो ये हमारा लिस्ट डी में यहाँ पर दिखाया गया प्रीफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी 95। इसे बाहर नहीं लिखा जाएगा, इसे अंदर ही रहना जाएगा, और डिडक्टेड टू कॉन्ट्रा के नाम से ये एक्सपेक्टेड टू रैंक के क्रेडिट पक्ष में घटा दिया जाएगा। अब एसेट साइड की तरफ देखते हैं। यहाँ से का आपने देखा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट बी, पार्टली सिक्योर्ड लिस्ट सी और प्रेफरेंशियल लिस्ट डी बन चुकी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। प्रॉपर्टी एज लिस्ट ई में कैश आप सबसे पहले 115 रुपये का पूरी तरीके से जो अमाउंट है वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 510 रुपये, स्टॉक इन ट्रेड 510 रुपये, 510 में जो कि जितना हमें प्राप्त हुआ 510 रुपये में हमें जो प्राप्त हुआ वो हम बाहर लिख दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड, हमने सबसे पहले कैश लिख दिया, कैश की पूरी रिकवरी। उसके बाद स्टॉक की जो रिकवरी हुई वो लिख दी। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स 282 रुपये में जो रिकवरी हुई वो लिख दी। शेयर की रिकवरी पूरी हो गई वो लिख दी, टोटल यहाँ पर आ गया। उसके बाद बुक डेब्ट्स एज पर लिस्ट एफ, जिसमें गुड्स, डाउटफुल और बैड, गुड्स पूरे का पूरे मिल गए और डाउटफुल में 1/3 प्राप्त हुआ वो लिख दिया, बैड में कुछ नहीं मिला वो लिख दिया। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास नहीं है और इसमें अब सरप्लस टू कॉन्ट्रा जो लिस्ट बी में सरप्लस बचा वो यहाँ पर इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद लेस प्रीफरेंशियल क्रेडिटर डिडक्टेड टू कॉन्ट्रा के नाम से 95 घटा दिए गए। अब इसका टोटल आपके सामने 5,041 आ गया और डेबिट का टोटल है 5,750 और डिफरेंस 709 रुपी
इज़ ए डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। ये डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। अब इसके साथ साथ हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी में सबसे पहले कैपिटल लिखी जाएगी जो कि दी गई है 3175। उसके बाद पहले 2 साल की जो प्रॉफिट 2027 है वो लिख दिए। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट डेफिशिएंसी अकाउंट से आ गई। और क्लेम नॉट पेड, जो 250 रुपये लेनदारों ने हमारा अधिकार लेने से छोड़ दिया था अपना, तो वो हमारी बचत हुई, वो लिख दी गई। इधर ड्राइंग्स 1500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से इन्होंने 3 वर्ष के ड्राइंग्स लिए हैं। लॉस ऑन बुक डेबिटर्स पे जो लॉस हुआ है, जो हमें प्राप्त नहीं है वो। और लॉस ऑन रियलाइजेशन, संपत्तियों पर, स्टॉक पर जो लॉस हुआ, फर्नीचर पर जो हुआ, वो लिख दिया गया। इस प्रकार से दोनों तरफ का टोटल बराबर आपके सामने आ गया। तो स्टूडेंट देखा आपके सामने, तो स्टूडेंट ये था आपके सामने एक क्वेश्चन जो कि लिया गया था टॉपिक इंसॉल्वेंसी अकाउंट से। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल करते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, यहाँ पे प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2010। फर्स्ट ड्राइंग्स जो कि आपके आएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। लॉस ऑन ट्रेडिंग फॉर द ईयर टू 31 मार्च 10, ये भी डेफिशिएंसी अकाउंट में आएंगे। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी में लिखे जाएंगे। कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा। क्रेडिटर लिस्ट ए में आएंगे। कैश इन हैंड एसेट्स में आएगी। बुक डेब्ट्स ये भी आपके एसेट साइड में आएगा। फर्नीचर एसेट्स में, स्टॉक एसेट्स में, प्लांट एंड मशीन एसेट्स में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स और एस्टिमेटेड वैल्यू है 5500। और ये मॉर्गेज लगी हुई है सब्जेक्ट टू मॉर्गेज 4500, तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में है ये। आइए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए। एज पर लिस्ट ए में जो क्रेडिटर्स हमारे पास है उसमें देखते हैं यहाँ पर कितने दिए गए हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 8064 के। तो यहाँ देख रहे हैं आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट 8064 रुपये लिख लिए। उसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि एज पर लिस्ट बी में 4500 के और जिन पे एस्टिमेटेड वैल्यू सिक्योरिटी रखी हुई है 5500 की, तो 1000 रुपये। हियर इज़ द वैल्यू ऑफ सरप्लस टू कॉन्ट्रा 1000 एंड प्रिफरेंशियल पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्टेड in the question there is no preferential creditor and in the question there is no partly secured creditors and preferential creditor as per list A is 208 and in list E कैश इन हैंड 7 था, कैश एट बैंक 23, स्टॉक की वैल्यू 13,020 फेस वैल्यू, सेल वैल्यू 830, फर्नीचर की 248 इज़ फेस वैल्यू, सेल वैल्यू 120, प्लांट एंड मशीन की फेस वैल्यू 2125 एंड सेल वैल्यू 1500 एंड बुक डेबिटर एज पर लिस्ट एफ जो हैं गुड्स, डेबिटर, डाउटफुल और बैड
टोटल 2737 और वैल्यू रिसीव्ड वैल्यू इज़ 2050. Bill of exchange as per list G, there is no bill of exchange, and surplus to conta is surplus to conta 1000 इसमें जोड़ दिया जाएगा, and here is deducted to conta 208 रुपये. 208 रुपये इज़ डिडक्टेड टू conta, लेस कर दिया. इसके बाद डेबिट की वैल्यू जो कि टोटल 8064 है वो इसमें से घटा दी, तो डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच इज़ 2742 रुपीज़, एंड हियर इज़ ए डेफिशिएंसी अकाउंट. कैपिटल given in the question 4479. डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट है, डेफिशिएंसी से आई है 2742. लॉस ऑन ट्रेडिंग given in question, ड्रैंक्स given in question, and loss on realization of assets. Stock, furniture, plant, freehold and debtors. Stock 490, furniture 128, plant and machine 625, freehold properties 500. तो total loss on realization of assets is 1743. Loss from book debts 687. And now total of both sides is 7221. दोनों तरफ का हमारा आंसर इक्वल आ गया. इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई अननोन लॉस या नॉन प्रॉफिट नहीं है. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कि हम डिविडेंड कितने परसेंट दे सकते हैं, तो उसकी वैल्यू देखेंगे. वैल्यू ऑफ एसेट 5322 रुपये है हमारे पास, 5322 रुपये जो कि हम दे सकते हैं, और इसमें से 282 कॉस्ट ऑफ वेंडिंग अप घटा दी तो बचा 5040 रुपये. पाँच हजार चालीस क्रेडिटर्स टू बी पेड, क्रेडिटर को पेड करने हैं 8064, और अमाउंट बैलेंसिंग अमाउंट इज़ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 5042. तो रेट ऑफ डिविडेंड पेड 5042 डिवाइड बाय 8064 मल्टीप्लाई 100, दैट्स मीन 62.5 पैसे. 62.5% amount will paid to the creditors against the payment. So student, ये हमने यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन कराए हैं इंसॉल्वेंसी के, और आपसे आशा करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन करते रहेंगे, और जो भी इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है आप डिस्कस अवश्य कीजिए, इसके पॉइंट मेरे साथ डिस्कस करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से मोबाइल नंबर पर अवश्य डिस्कस करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.